नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीके ट्यूशन सेंटर। आज हम आप लोगों को सामाजिक सांवेगिक विकास के ब्रोन-फेन-बेनर का सिद्धांत बताने जा रहे हैं। तो चलिए आइए हम लोग सामाजिक विकास के सांवेगिक सिद्धांत के ब्रोन-फेनर के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। सामाजिक सांवेगिक विकास के समसामयिक सिद्धांत, कंटेम्पररी थ्योरी ऑफ सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। सामाजिक सांवेगिक विकास से तात्पर्य एक ऐसे विकास से होता है जिसमें बच्चे के सामाजिक एवं सांवेगिक दोनों ही तरह के विकास संयुक्त रूप से सम्मिलित होते हैं तथा इनमें उन सब कारकों पर प्रकाश डाला जाता है जिनसे ऐसे दोनों तरह के विकास की व्याख्या हो पाती है। इससे संबंधित दो सिद्धांत है। पहला है ब्रोन-फेन-बेनर का पारिस्थिति परक सिद्धांत, दूसरा है एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो दोस्तों हम ब्रोन-फेन-बेनर का पारिस्थिति परक सिद्धांत, पहले सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, यूरिन ब्रोन-फेन-बेनर का इकोलॉजिकल का मतलब इको मीन्स जैसे अपने आसपास पड़ोस वातावरण, अपने आसपास का वातावरण। यहाँ पे यूरिन ब्रोन-फेन-बेनर ने यह बताने की कोशिश की है कि बच्चा कैसे अपने सोसाइटी से कनेक्ट होकर, अपने आसपास के वातावरण से कनेक्ट होकर किस प्रकार और कैसे अपने आप को डेवलप करता है। तो आइए दोस्तों हम लोग ब्रोन-फेन-बेनर के पारिस्थितिक सिद्धांत के बारे में जानते हैं। यूरी ब्रोन-फेन-बेनर ने बच्चे के विकास की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत का निर्माण किया है जिसे पारिस्थिति परक सिद्धांत, इकोलॉजिकल थ्योरी कहा गया है। इस सिद्धांत में बच्चे संबंधों, रिलेशनशिप्स के एक जटिल तंत्र, कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो इर्द गिर्द के वातावरण, सराउंडिंग इन्वायरमेंट से प्रभावित होता है, में विकसित होते हैं। चूंकि इसमें बच्चे में जैविक रूप से प्रभावित पुनर्वृत्ति पर्यावरणीय कारकों के साथ मिलकर बच्चे में होने वाले विकास को प्रभावित करता है। इसलिए ब्रोन-फेन-बेनर एवं इवांस ने इस सिद्धांत को जैव पारिस्थिति परक मॉडल, बायोलॉजिकल मॉडल की भी संज्ञा दी है। ब्रोन-फेन-बेनर के इस पारिस्थिति परक सिद्धांत के अनुसार पर्यावरणीय तल के 5 स्तर होते हैं जो घनिष्ठ अंतर्वैयक्तिक अंतःक्रिया से लेकर समाज या संस्कृति के विभिन्न विस्तृत प्रभावों तक विस्तारित होते हैं। जो वे 5 तंत्र हैं। पहला लघुमंडल माइक्रोसिस्टम, दूसरा मध्यमंडल मेसोसिस्टम, तीसरा बाह्यमंडल एक्सोसिस्टम, चौथा बृहद मंडल माइक्रोसिस्टम, पांचवा घटना मंडल क्रोमोसिस्टम। तो दोस्तों इस सिद्धांत को हम इस फिगर के थ्रू भी आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये जो फिगर दिया हुआ है इससे भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए इसमें बृहद मंडल है, वायुमंडल है, मध्य मंडल है और बच्चे का आसपास के वातावरण को दर्शाया गया है। पहला लघुमंडल, सामाजिक वातावरण के सबसे भीतरी स्तर को लघुमंडल कहा जाता है। लघुमंडल में बच्चे या छात्रों के निकटतम वातावरण, इमीडिएटली सराउंडिंग्स द्वारा किए गए अंतःक्रिया पैटर्न एवं क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इस मंडल में शिशु छात्रों का परिवार, साथी संगी, स्कूल तथा पास पड़ोस आदि सम्मिलित होते हैं। इसका स्वरूप द्विदिशात्मक होता है। इसका मतलब यह हुआ कि माता पिता, शिक्षक, साथी संगी, पास पड़ोस से तो वे प्रभावित होते ही हैं, साथ ही साथ वे अपने विशेष शारीरिक गुणों, व्यक्तित्व एवं क्षमताओं से उन्हें भी प्रभावित करते हैं।
जैसे एक उत्तम दोस्ताना एवं एकाग्र छात्र शिक्षक एवं माता पिता से धनात्मक एवं धैर्यपूर्वक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, परंतु एक नटखट एवं चिढ़ या क्षोभ उत्पन्न करने वाले छात्र से शिक्षकों एवं माता पिता में अधैर्यता, दंड देने की प्रवृत्ति तथा उसे बंधन में रखने की प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है। जब इस तरह की पारंपरिक अंतःक्रिया लंबे समय तक चलती है तो इससे बच्चों के सामाजिक संवेगिक विकास काफी हद तक एक विशेष दिशा में मुड़कर विकसित होती है। दूसरा, मध्य मंडल। मध्य मंडल ब्रोन-वेन-फ्रेनर मॉडल का दूसरा स्तर है, जो लघु मंडल के विभिन्न कारकों या तत्वों यथा परिवार, पास पड़ोस, साथी संगी एवं स्कूल के आपसी संबंधों से बना होता है, जैसे बच्चों की पारिवारिक अनुभूतियों तथा स्कूली अनुभूतियों में तथा पारिवारिक अनुभूतियों एवं साथी संगी की अनुभूतियों में संबंध मध्य मंडल के उदाहरण हैं। इप्स्टिंग ने इस सिलसिले में एक अध्ययन किया जिसमें 8वीं कक्षा के 1000 छात्रों पर पारिवारिक तथा कक्षा में शिक्षक एवं अपने साथी संगी का उनकी मनोवृत्ति तथा उपलब्धि पर पड़ने वाले संयुक्त प्रभावों का विश्लेषण किया गया और परिणाम में पाया गया कि जिन छात्रों को घर या स्कूल में पर्याप्त अंतःक्रिया करने तथा निर्णय डिसीजन मेकिंग करने का अवसर दिया गया था, उनमें पहल करने की शक्ति तथा उत्तम उपलब्धि स्तर प्राप्त करने की ओर उन्मुखता अधिक थी। तीसरा, वायुमंडल। वायुमंडल वैसे सामाजिक संदर्भ से बना होता है जिनमें बच्चे स्वयं होते तो नहीं हैं, पर उनके निकटतम संदर्भ की अनुभूतियों को प्रभावित करता है। इनमें कुछ औपचारिक संगठन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे माता पिता का कार्यस्थल, धार्मिक संस्थान, स्वास्थ्य एवं कल्याण का केंद्र आदि सम्मिलित होते हैं। यदि माता पिता ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें अपने पारिवारिक देखरेख के लिए कम समय मिलता है तथा जहां उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो इससे बच्चों का विकास, विशेषकर दैहिक विकास, सामाजिक सांवेगिक विकास एवं शैक्षिक विकास काफी प्रभावित होता है। वायुमंडल का प्रभाव अप्रत्यक्ष भी होता है, जैसे माता पिता का सामाजिक नेटवर्क अर्थात माता पिता के दोस्त तथा दूर के रिश्तेदार आदि का एक दोस्ताना एवं मददप्रद परिस्थिति उत्पन्न करके बच्चों के विकास को अनुकूल ढंग से प्रभावित करते हैं। अध्ययनों से इस बात की भी पुष्टि हुई है कि यदि किसी कारण से वायुमंडल की क्रियाओं का उत्तम संचालन नहीं हो पाता है तो बच्चों के विकास पर इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। चौथा, बृहद मंडल। ब्रोन-वेन-फ्रेनर मॉडल का यह सबसे बाहरी या ऊपरी स्तर है जिसमें सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक आर्थिक स्तर एवं अन्य संसाधन सम्मिलित होते हैं। स्पष्टता, सांस्कृतिक मूल्यों, प्रथाओं, सामाजिक आर्थिक स्तर एवं अन्य संसाधनों का प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। जैसे कुछ संस्कृति में, विशेषकर मुस्लिम संस्कृति में पारंपरिक यौन भूमिकाओं पर बल डाला जाता है, जबकि कुछ अन्य संस्कृति जैसे अमेरिकन संस्कृति में यौन भूमिकाएं अधिक विस्तृत एवं भिन्न प्रकृति के होते हैं। यही कारण है कि मुस्लिम देशों के स्कूलों में पुरुष प्रभुत्व को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि अमेरिकी स्कूल में पुरुष एवं महिलाओं के लिए समान अवसर प्रदान करने की प्रवृत्ति को अधिक बढ़ावा दिया जाता है।
उसी तरह से जिन बच्चों का पालन पोषण निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर में होता है, उनका विकास वैसे बच्चों जिनका पालन पोषण उच्च एवं मध्य सामाजिक आर्थिक स्तर में होता है से उत्तम नहीं होता है। 5वां, घटक मंडल। घटक मंडल में छात्रों के विकास की सामाजिक ऐतिहासिक अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं। जैसे आजकल के छात्र ऐसे वातावरण से होकर गुजरते हैं जहां बहुत तरह की नई एवं अनोखी अनुभूतियां उन्हें प्राप्त होती हैं। जैसे कंप्यूटर एवं संचार के नए नए तरीकों से अवगत होने वाले अभी पहली पीढ़ी के बच्चे हैं। ऐसे बच्चे की पहली पीढ़ी है जो यौन क्रांति की भी अनुभूति प्राप्त कर चुके हैं। इन सबों का प्रभाव उनके विकास पर पड़ता है। ऐसे अनुभव प्राप्त करने वाले बच्चों में मूल्य उन बच्चों के मूल्यों से भिन्न होते हैं जिन्हें ऐसी अनुभूति न होकर पारंपरिक अनुभूतियां प्राप्त होती हैं। स्पष्ट हुआ कि ब्रोन-फेन-ब्रेनर का पारिस्थिति परक मॉडल एक महत्वपूर्ण मॉडल है जो छात्रों के सामाजिक संदर्भ की सूक्ष्म तथा बृहद दोनों ही स्तरों पर क्रमबद्ध रूप से परख करने पर बल डालता है। यही कारण है कि इसकी लोकप्रियता दिनों दिन काफी बढ़ती जा रही है। उनके ही सिद्धांत का यह परिणाम है कि आजकल छात्रों को ठीक ढंग से समझने के लिए शिक्षकों को सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि उनके अन्य सामाजिक संदर्भ जैसे घर, परिवार, साथी, संगी आदि के बारे में भी जानना जरूरी है। ब्रोन-फेन-ब्रेनर मॉडल का शैक्षिक आशय। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्रोन-फेन-ब्रेनर्स मॉडल। इस सिद्धांत से हमें क्या शिक्षा मिलती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ब्रोन-फेन-ब्रेनर मॉडल इस बात की ओर इस पर स्पष्ट रूप से इशारा करता है कि शिक्षकों को छात्रों के व्यवहार की व्याख्या कई तरह के पर्यावरणीय तथ्यों से जोड़कर करना चाहिए। इसमें उसका स्कूल, माता पिता, साथी संगी, संस्कृति, संचार साधन आदि सम्मिलित होते हैं क्योंकि इन सभी का प्रभाव उनके विकास, विशेषकर शैक्षिक विकास पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। दूसरा, यह मॉडल शिक्षकों को स्कूल एवं परिवार के बीच के संबंध पर विशेष ध्यान देने का आग्रह करता है। इन दोनों के बीच पर्याप्त संबंध एवं तालमेल होने से बच्चों में अनुकूल विकास होता है। ब्रोन-फेन-ब्रेनर का यह मॉडल शिक्षकों को बच्चों के विकास में समुदाय, सामाजिक आर्थिक स्तर तथा संस्कृति के मूल्यों का ठीक ढंग से अध्ययन करने की सिफारिश करता है क्योंकि इन सभी का प्रभाव उनके विकास पर प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप से पड़ता है। तो दोस्तों, अब हम लोगों ने इस सिद्धांत का शैक्षिक आशय जान लिया। अब हम इस सिद्धांत से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। इस सिद्धांत से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो निम्न हैं। पहला, ब्रिजेस के अनुसार 3 महीने की उम्र में शिशुओं में निम्नांकित में से कौन संवेग होते देखे गए हैं? भय एवं दुख, दुख एवं आनंद, उल्लास एवं भय, भय एवं क्रोध। तो इसका उत्तर है दुख एवं आनंद। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित में कौन संवेग दुख से पैदा नहीं होता है? भय, घृणा, क्रोध, अनुराग। जी हाँ, इसका उत्तर है अनुराग। तीसरा प्रश्न है, जन्म से 2 सप्ताह के अंदर शिशुओं में सांवेगिक अनुक्रिया करने की एक सामान्य क्षमता मौजूद होती है जिसका संकेत कौन है? सामान्य आवेश, सामान्य समायोजन, क्रंदन, टकटकी लगाकर देखना। इसका उत्तर है सामान्य आवेश।
हमारा चौथा प्रश्न है, वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में निम्नांकित में से कौन संवेग नहीं होता है? भय, क्रोध, प्यार, दुख। दुख। हमारा पांचवा प्रश्न है, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, यह कथन किसका है? गिल्डॉल्ड, वाटसन, ब्रिजेस, शेरमैन। इसका उत्तर है गिल्डॉल्ड। हमारा छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे बालकों का सामाजिक विकास प्रभावित नहीं होता है? बालकों के पालन पोषण प्रणाली, भाषा, प्रचार के माध्यम, स्कूल में शैक्षिक वातावरण का अभाव। इसका आंसर है स्कूल में शैक्षिक वातावरण का अभाव। हमारा सातवां प्रश्न है, ब्रोन-फेन-बेनर मॉडल में परिवार को किस मंडल में रखा गया है? लघु मंडल, मध्य मंडल, बृहद मंडल, घटना मंडल। लघु मंडल। हमारा आठवां प्रश्न है, ब्रोन-फेन-बेनर मॉडल में विभिन्न मंडलों का सही क्रम क्या है? घटना मंडल, लघु मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, बृहद मंडल। लघु मंडल, घटना मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, बृहद मंडल। लघु मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, बृहद मंडल, घटना मंडल। लघु मंडल, वायुमंडल, मध्य मंडल, घटना मंडल, बृहद मंडल। लघु मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, बृहद मंडल, घटना मंडल। हमारा 9वां प्रश्न है, ब्रोन-फेन-बेनर मॉडल में धार्मिक संस्थान को किस मंडल में रखा गया है? बृहद मंडल, वायुमंडल, मध्य मंडल, लघु मंडल। वायुमंडल। धार्मिक संस्थान को किस मंडल में रखा गया है? वायुमंडल। हमारा 10वां प्रश्न है, इरिक्सन द्वारा प्रतिपादित मनोसामाजिक सिद्धांत के किस अवस्था में कर्तव्य परायणता नामक सामाजिक गुण विकसित होता है? परिश्रम बनाम हीनता, पहचान बनाम संभ्रांत, विश्वास बनाम और विश्वास, स्वायत्तता बनाम लज्जा। इसका उत्तर है पहचान बनाम संभ्रांत। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यूरिन ब्रोन-फेन-बेनर का इकोलॉजिकल सिद्धांत जरूर पसंद आया होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।